नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं क्लास के छात्रों के लिए मैथ के 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। अगर आपने 25 में से 20 का सही उत्तर दे दिया तो आप बोर्ड एग्जाम में मैथ में 100 में 100 नंबर लाने की काबिलियत रखते हैं और आपके पास वो क्षमता है कि आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी मान लेते हैं कि 20 में से 25 का भी उत्तर दे देता है तो वो बोर्ड परीक्षा में मैथ सब्जेक्ट में 80 प्लस के नंबर लाने की क्षमता रखता है। तो वीडियो को ज़रूर देखना, ये आपके लिए एक चुनौती है और सारे लड़के वीडियो को लाइक करना। ओके, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आप लोग के लिए चुनौती है, देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। तो दोस्तों वो बहुलक के बराबर होता है। यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा पहला का सी नंबर वाला। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है। तो घड़ी की सुई द्वारा जो मिनट वाली सुई होती है ना, वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और ऐसे दोस्तों अगर मैं कहूँ कि 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 60 मिनट में पूरे 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। मतलब कि एक घड़ी के द्वारा जो मिनट वाली सुई होती है ना, वो एक चक्कर लगाएगी तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, लेकिन 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है ना, तो हमारा आंसर मिलेगा डी नंबर वाला। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होगा। तो आप लोग ऑप्शन देखकर चौंक जाओगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाला है। जो ऑप्शन नंबर डी नंबर में दिया है ना, पाई r स्क्वायर h, यही हमारा होता है लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। ठीक है ना, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। ये प्रश्न पूछा गया है कि बिंदु -6, 10 का कोटि है। इसमें कोटि का मान ज्ञात करना है। जो दूसरा वाला है ना 10, वही हमारा कोटि का मान होगा। तो यहाँ पर हमारा बी नंबर वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर। ये क्वेश्चन है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर है। तो दोस्तों इसका मान होता है, एक फार्मूला से हम लोग डायरेक्ट याद किए हैं इसका मान कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 6ठा नंबर क्वेश्चन है, यदि x, y, z समांतर श्रेणी में है तो y का मान क्या होगा। दोस्तों अगर कोई भी 3 गो पद समांतर श्रेणी में होता है ना, तो बीच वाला का दुगुना हो जाता है। तो बीच में क्या है, y है, तो y का आप दुगुना कर दो और बाकी जो पहला है और जो लास्ट y है उसको जोड़ दो, यानी कि 2y बीच वाला का दुगुना बराबर पहला और तीसरा का जोगफल। तो यहाँ से अगर आप y का मान निकालेंगे तो x प्लस z हो जाएगा और बाटा में आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो तो x प्लस z बाटा में 2, यहाँ पर देखो ध्यान से ऑप्शन नंबर बी को z प्लस x बाटा में 2 दिया है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है 7 नंबर। ये क्वेश्चन है कि साइन ए गुणे कॉसेक ए बराबर है। तो दोस्तों इसका मान होता है 1, क्योंकि दोस्तों जब इसका मान हम लोग रखेंगे, जैसे साइन ए का मान होता है p/h और कॉसेक ए का मान होता है, क्या होता है, h/p होता है। तो दोस्तों देखा जाए तो तिरछा तिरछी ये सब कट कर क्या मिल जाएगा, 1 ही मिल जाएगा। इसलिए हम इसका फॉर्मूला ही याद रखते हैं 1, और ऐसे ही एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये है 8वां नंबर प्रश्न। ये है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। तो दोस्तों अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है। बहुत ही लोग बोलते हैं कि 180 डिग्री का होता है। जो बोलते हैं उन्हें बोलने दीजिए, आप 90 डिग्री याद रखिएगा, आप ही जीनियस कहलाएंगे। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर। ये प्रश्न है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल्य नहीं है यदि। तो दोस्तों वास्तविक मूल्य नहीं होता है, उसके लिए हमारा नियम होता है d लेस देन 0, यानी कि d का मान 0 से कम हो। 0 से कम मतलब कि माइनस में हो d का मान, तो वहाँ पर हमारा यह नियम लागू होगा। तो d लेस देन 0 मतलब कि हम जो d है ना उसका मान रख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac और लेस देन 0 कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देख लो कहाँ पर दिया, तो ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर दिया है ना, तो हमारा यही सही उत्तर होगा। ओके, अब देखिए अगला
अगला हम लोगों का क्वेश्चन क्या है? अगला हम लोग का क्वेश्चन है 10 नंबर। ये प्रश्न कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, और उन दोनों का गुणनफल कर दोगे तो 8 मिल जाएगा। तो याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 बताना। यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो 4 होता है। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या गुणनफल क्या होगा, तो 8 हो जाएगा। 2 4 में गुणा करोगे 8 मिल जाएगा। तो ये 3 प्रश्न आपने एक प्रश्न से सीख लिया। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ध्यानपूर्वक देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन है? ये डी नंबर वाला होगा, क्योंकि √5 से √5 कट जाएगा तो केवल 6 मिलेगा, और 6 हमारा क्या हो जाएगा? 6 हमारा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? डी नंबर वाला मिलेगा। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये है 12 नंबर। ये 12 नंबर प्रश्न कहता है कि द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्य होंगे जब इसका आप लोग फैक्टर तोड़िएगा, यानी गुणनखंड तोड़िएगा, तो x का पता है क्या मान मिलेगा? एगो माइनस में 7 मिलेगा, एगो माइनस में 5 मिलेगा। तो दोस्तों आपको केवल यही बताना है कि जो x का मान मिलेगा वो किस में मिलेगा? प्लस में मिलेगा, फिर माइनस में, या फिर एगो प्लस में एगो माइनस में। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों माइनस में मिलेगा, 7 भी माइनस में, 5 भी माइनस में है, तो हम कहेंगे दोनों ऋणात्मक होगा। दोनों ऋणात्मक मतलब कि माइनस होता है, दोनों क्या होता है? दोनों माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर सी को, रूट में 27 दिया है और उसका कोई वर्गमूल नहीं निकलता है। बाकी 121 का 11 निकल जाएगा, 196 का 14 निकल जाएगा, 289 का 17 निकल जाएगा। बाकी इसका निकालोगे तो 3 रूट में 3 मिलेगा, और 3 रूट 3 आपका अपरिमेय संख्या ही बना रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु के नियामक हैं। मूल बिंदु के नियामक होंगे तो 0,0 होंगे। क्या होंगे? मूल बिंदु का नियामक 0,0 होंगे। आप लोग याद रखना 0,0 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन है अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बहुत लोग कहते हैं कि अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² होता है, लेकिन मैं इसको काट कर 3πr² पर टिक लगाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ 3πr² कैसे होगा। क्योंकि दोस्तों जो अर्धगोला होता है ना, ये अर्धगोला, तो अर्धगोला देखो, एक मिनट मैं फिगर थोड़ा गलती बना दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3πr² होगा। अर्धगोला दोस्तों ऐसे होता है, तो केवल हमने इस वाले जो एरिया ना, ये वाला पूरा एरिया, इस वाले एरिया का मैंने क्षेत्रफल लिया, अर्धगोला ये बना, और इसका क्षेत्रफल केवल होता है πr²। ठीक है ना, लेकिन दोस्तों उसके ऊपर एक गोलाकार टाइप का एक सर्किल बन जाता है। ठीक है ना, तो इसका भी हम क्षेत्रफल ले लेते हैं, तो सर्किल बन जाएगा, और सर्किल का क्षेत्रफल होता है πr²। इन दोनों को जोड़ोगे तो 3πr² बन जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 3πr² होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो 16 नंबर आएगा। ये प्रश्न है कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो एक काम करना, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³ होता है, πr³। तो पाई का मान आप लोग 22/7 रख दो, 22/7 मैंने रख दिया। ठीक है, और त्रिज्या का मान 7 है ना, तो 7 3 बार गुणा कर दो, 3 बार गुणा कर दो। ठीक है ना, तो एक काम करो, 7 से एगो 7 कट ही जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा? अब बचेगा दोस्तों, ऊपर बचेगा 4 गुणे 22, तो ये आपका गुणा हो जाएगा तो 88 बन जाएगा। फिर 7 7 में गुणा करेगा 49 बन जाएगा, और बाटा में दोस्तों 3 मिलेगा। तो अगर आपको गुणा करने में कन्फ्यूजन होगा तो ध्यान से देखिए, हमारा बाटा में 3 मिला है, और यहाँ पर दोस्तों ABC में ना बाटा में कहीं भी 3 नज़र नहीं आ रहा है, और ना ही इसमें दशमलव नज़र आ रहा है। मतलब कि हमारा आंसर होगा ये डी नंबर वाला। ठीक है ना, ये हमारा आंसर मिल जाएगा डी नंबर वाला। ठीक है ना, एक बार आप लोग गुणा करके भी देख लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर। ये क्वेश्चन है कि कुछ यहाँ पर संख्या दिया गया है और बताना है कि इस संख्या में बहुलक का मान कौन होगा। तो दोस्तों हम बताना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आता है वही हमारा बहुलक का मान कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा सी नंबर हो जाएगा 5 का। ठीक है, 17 का सी नंबर होगा। ठीक है, 5। अब देखिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि संचयी वारंवारता वक्र कहलाता है। संचयी वारंवारता वक्र क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन है कि 5 3 7 6 4 2 1 का माध्यिका होगा। अब यहाँ पर दोस्तों इस संख्या का आपको माध्यक निकालना है, माध्यिका निकालना है। माध्यिका यानी कि माध्यक निकालना है। तो दोस्तों माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो अंक दिया होता है उसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो सजा लेते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो मैंने इसको बढ़ते क्रम में सजा लिया। अब दोनों तरफ से आधे आधे को हम मतलब कि बराबर बराबर हिस्सा काटेंगे। अगर इधर से मैं 3 को हिस्सा ले लेता हूँ तो इधर से भी आपको 3 को ही हिस्सा लेना होगा। अब बीच में कौन बचा? 4, और 4 बेचारा अकेले बचा है, और यही 4 बेचारा हमारा माध्यिका का काम करेगा। चलो ठीक है, अकेले बच गया तो माध्यिका का काम यही करेगा। ठीक है, तो 4 हमारा उत्तर मिल जाएगा सी नंबर वाला। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं 20 नंबर, तो ये क्वेश्चन अधिक बारंबारता वाले वक्र को क्या कहते हैं? तो बहुलक वर्ग कहते हैं। बहुलक वर्ग, क्योंकि बहुलक वर्ग में अधिकतम बारंबारता खोजते हैं ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता का मान हमेशा दोस्तों 0 होता है, केवल और केवल 0 होता है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो cos 64 डिग्री बटे cos 64 डिग्री बटे साइन 26 डिग्री का मान क्या होगा? हमेशा 1 के बराबर होता है। जब भी ऐसे केस में मिले प्रश्न तो 1 टिक लगा देना। अगला हमारा प्रश्न बनता है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा किसके बराबर है? तो दोस्तों अगर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया है तो उसके बदले हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर सकते हैं और बराबर में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि फिर गुणा करेंगे तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा मिल ही जाएगा। और साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन होता है। क्या होता है? टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा लिख देंगे। और 1 कितना का मान होता है? तो टेन 45 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर हम टेन 45 डिग्री लिखेंगे और 10 से 10 कट जाएगा तो थीटा बराबर हमारा मुख्य रूप से 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो 45 डिग्री हमारा ऑप्शन मिल जाएगा ए नंबर वाला। ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। ये है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। रूट में 7 रूट में 2 दिया है, यही हमारा अपरिमेय होगा। ऑप्शन नंबर ए में खास बात यह है ना कि 7 बार वार का चिन्ह दे दिया है और वो साबित कर देता है कि 7 ही बार बार आएगा, मतलब कि निश्चित रूप से यह परिमेय होगा, लेकिन रूट 2 अपरिमेय होगा। ठीक है, और आपका दोस्तों अंतिम प्रश्न बहुत ही लाजवाब ये प्रश्न है, याद रखना है ये प्रश्न कि लॉस ए बी का क्या होगा, यानी कि ए बी का जो लॉस है यानी कि एलसीएम होगा ए बी का क्या होगा। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कोई भी दो संख्या होता है उसका गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। यानी कि दोस्तों ए बी का अगर आपको लॉस मतलब के संबंध में देखना है तो ए आपका पहली संख्या हो गया, तो पहली संख्या और गुणे बी आपका दूसरी संख्या हो गया, तो दूसरी संख्या यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे आपका क्या होता है? HCF होता है। तो आपको लॉस निकालना है ए बी का, तो लॉस यानी कि एलसीएम अगर आप बाहर निकालिएगा तो ए गुणे बी आपका ऊपर आएगा, ए गुणे बी आपका ऊपर आएगा। ठीक है ना, यही आएगा ना, ए गुणे बी ऊपर आएगा। ठीक है, और उसके बाद से HCF आपका नीचे आएगा, HCF आपका नीचे आएगा, यही आएगा ना। देखिए तो देखिए HCF आपका नीचे आएगा। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन नंबर सी को, ए गुणे बी ऊपर है और मौसा ए बी का नीचे है, ए बी का मौसा मतलब कि HCF नीचे है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर वाला। ठीक है, अब आपकी बारी आ गया कि आपने कितना में से कितना का सही उत्तर आपने मतलब कि दिया और आपको पहले से कितना प्रश्न पता था। कमेंट करके बताइए, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन 100 में 100 लायक है और कौन 100 में 80 प्लस के लायक है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करिए।